जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है वीडियो ऑन डिमांड की इस वीडियो सीरीज में। आज आज हम लोग देखेंगे एनालिटिक कंटिन्यूएशन और उससे रिलेटेड एक मेथड है पावर सीरीज मेथड ऑफ एनालिटिक कंटिन्यूएशन। तो इसको समझने से पहले तो हमको जानना पड़ेगा कि एनालिटिक कंटिन्यूएशन है क्या। एनालिटिक कंटिन्यूएशन के डेफिनेशन से जानने से पहले उसका एक ब्रीफ बता दूं कि वो असली में होता क्या है। हम लोग जानते हैं कि कोई भी अगर हम फंक्शन की बात करें तो उसका वो कोई ना कोई एक डोमेन पे डिफाइंड जरूर होता है। एनालिटिक कंटिन्यूएशन में होता क्या है, अगर कोई फंक्शन किसी डोमेन में डिफाइंड है और उस डोमेन में उसका जो पर्टिकुलर बिहेवियर है वो अगर हम एक्सटेंड करके किसी और एक डोमेन पर ले जाएं यानी उसका सेम बिहेवियर दूसरे डोमेन तक भी हम लोग लेकर चले जाएं तो वही चीज होता है एनालिटिक कंटिन्यूएशन। इसमें बेसिकली बात किया जाता है एनालिटिसिटी के ऊपर, एनालिटिक होने के ऊपर बात किया जाता है। यानी कि अगर कोई फंक्शन किसी एक डोमेन पे एनालिटिक है और उसके उसी जो व्यवहार है उसी व्यवहार को अगर दूसरे डोमेन पे भी वो शो कर रहा है तो वो हम बोलते हैं कि वो एनालिटिक कंटिन्यूएशन है, और जिसके थ्रू होके वो जा रहा है तो हम बोलेंगे कि उसके थ्रू वो एनालिटिक कंटिन्यूएशन है। जो डोमेन में वो पहले से था और जिस डोमेन में जाके वो सेम बिहेवियर दिखा रहा है। अब देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या बोलता है। तो इसके डेफिनेशन में हम लोग दो फंक्शन ले रहे हैं। सबसे पहले तो लेट f1 लेट f1 z इज एनालिटिक एनालिटिक इन डोमेन d1 एंड f2 z इज एनालिटिक एनालिटिक इन डोमेन d2। मान लेते हैं कि f1z एक डोमेन पे एनालिटिक है और f2z दूसरे डोमेन d2 पे एनालिटिक है, सच दैट किस टाइप से एनालिटिक है, सच दैट वी हैव इंटरसेक्शन वी हैव इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन हमारे पास एक इंटरसेक्शन मिल रहा है, यानी d1 और d2 के बीच में कुछ कॉमन पार्ट है। अब d1 और d2 ऐसे डोमेन है जिसपे f1z d1 पे एनालिटिक है और f2z जो है वो d2 पे एनालिटिक है, और हमको इन दोनों डोमेन में इंटरसेक्शन मिल रहा है। आल्सो इसके अलावा आल्सो इफ इसके अलावा अगर f1z इक्वल है f2z के, कहाँ पे, if also if f1z equal to f2z in intersection इंटरसेक्शन में इंटरसेक्शन d1 इंटरसेक्शन d2 में क्या है, इक्वल है, देन वी से दैट वी से दैट f1z इज ये ओनली डेफिनेशन है, एनालिटिक कंटिन्यूएशन फ्रॉम डोमेन फ्रॉम f1z is analytic continuation of f2z from z1 from domain d1 to d2 via d1 इंटरसेक्शन d2। तो इसको थोड़ा सा ग्राफिकली हम लोग इमेज से भी समझते हैं कि असली में हो क्या रहा है। देखिए मान के चलिए हमारे पास एक डोमेन है जिसको हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, इसको हमने बोला d1, और हमारे पास सेकंड और एक डोमेन है जिसको हमने बोला d2। अब इन दोनों के बीच में हमको कुछ कॉमन पार्ट मिल रहा है जिसको हमने बोला d1 इंटरसेक्शन d2। ये क्या बोल रहा है, अगर f1z जो है वो d1 में एनालिटिक है और f2z जो है वो d2 पे एनालिटिक है, और इसके अलावा हमको एक कंडीशन मिल रहा है कि इससे जो कॉमन वैल्यू है यहाँ पे दोनों के दोनों वैल्यू इक्वल है, यानी दोनों फंक्शन इक्वल हैं। अगर ऐसा हम लोग को कंडीशन मिल रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि जो f1z है वो f2z का एनालिटिक कंटिन्यूएशन है d1 से d2 में, और इसके अपोजिट f2z जो है वो एनालिटिक कंटिन्यूएशन है f1z का फ्रॉम डोमेन d2 टू d1 वाया d1 इंटरसेक्शन d2। यानी कि रियल में हो क्या रहा है, जैसे यहाँ पे f1z है वो d1 में डिफाइंड था, यानी उसका जो डोमेन था वो d1 था, लेकिन हम लोग को यहाँ पर f1z सेम बिहेवियर d2 पे भी दिखा रहा है, उसके इंटरसेक्शन वाले पार्ट में भी दिखा रहा है, यानी f1z का जो डोमेन है वो थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया d2 तक। यानी कि यही एनालिटिक कंटिन्यूएशन है जिसमें एक डोमेन से उसके पर्टिकुलर डोमेन को हम लोग एक्सटेंड कर देते हैं। तो ये आप एनालिटिक कंटिन्यूएशन समझ गए होंगे। अब हम लोग आते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी जो हम लोग का ये थ्योरम या जो भी स्टेटमेंट है उसमें यूज होगा। तो हम लोग
ये इन तीन चीजों के बारे में समझना पड़ेगा, पावर सीरीज, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस एंड टेलर्स थ्योरम। उसके बाद हम जा सकते हैं पावर सीरीज मेथड ऑफ एनालिटिक कंटिन्यूएशन में। तो मेरे हिसाब से पावर सीरीज के बारे में बेसिक आप लोग को पता होगा कि हमारे पास अगर इस टाइप का एक्सप्रेशन है n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिट ए एन, और कॉम्प्लेक्स में देख रहे हैं तो z माइनस जेड नॉट टू द पावर n, तो इसको हम लोग बोलते हैं पावर सीरीज। पावर सीरीज अबाउट द सेंटर, जेड नॉट, अबाउट सेंटर जेड नॉट, हम इसको बोलते हैं पावर सीरीज है। इसको हम लोग एक्सपांड करते हैं। तो ये हो गया हम लोग का पावर सीरीज। अब आ जाते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस में जो इसमें यूज होगा वो ये है कि मान के चलो एक पावर सीरीज है हमारे पास n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिट ए एन जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर n, और इसका हमको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मिल रहा है मान के चलिए r। तो इसका मतलब ये है कि आर रेडियस का जो हम लोग का सर्कल बनेगा, मान के चलो यहाँ पे हम लोग को जेड नॉट पॉइंट मिला है, तो जेड नॉट पॉइंट और आर रेडियस वाला जो सर्कल बनेगा, तो इस सर्कल के हर एक पॉइंट में, हर एक इस अंदर में हर एक पॉइंट पे जो हमारा गिवन सीरीज है वो क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। तो ये बोलता है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जेड माइनस जेड नॉट लेस देन आर हो तो कन्वर्जेंट होगा, यानी कि लेस देन आर के हर एक वैल्यू के लिए कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन आर यानी अगर इससे बाहर निकल जा रहा है वैल्यू तो डाइवर्जेंट हो जाएगा, अगर इससे बाहर निकल जा रहा है तो डाइवर्जेंट। और इक्वल टू आर के लिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन नीड होता है, हम और भी इसमें कंडीशंस लगाते जाते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग टेलर से थ्योरम या टेलर सीरीज। अगर कोई पावर सीरीज है हमारे पास तो टेलर सीरीज क्या बोलता है। टेलर सीरीज के लिए आप लोग को पता होगा कि टेलर सीरीज एक्सपांशन क्या होता है। टेलर्स सीरीज एक्सपांशन, टेलर सीरीज एक्सपांशन क्या होता है, अगर हमारे पास ए एन जेड माइनस जेड जीरो टू द पावर एन, एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिट, ये कोई एक सीरीज है, और ये सीरीज किसके है, सेंटर जेड नॉट के अबाउट, सेंटर जेड नॉट के अबाउट एक सीरीज है, और मान के चलते हैं कि इसका कोई एक रेडियस है, वो है आर, आर ग्रेटर देन जीरो इसका कोई एक रेडियस है, और इस रेडियस के सर्कल के अंदर हर एक पॉइंट पर जो हमारा फंक्शन एफ जेड है वो एनालिटिक है। अगर वो एनालिटिक है तो हम इस एक्सपांशन को लिख पाएंगे एफ ऑफ जेड, दिस इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिट, यहाँ पे आ जाएगा एफ एन ऑफ सेंटर, सेंटर यानी जेड नॉट अपॉन एन फैक्टोरियल जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर एन। तो ये है हम लोग का टेलर सीरीज एक्सपांशन, जो कि अभी जो भी हम लोग का गिवन थ्योरम या स्टेटमेंट आने वाला है उसमें यूज होगा। मैं आशा करता हूँ आप ये तीन बेसिक चीज तो समझ गए होंगे और अभी तक वीडियो में इंगेज भी हैं, तो आगे भी देखते जाएं। अब आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। हमारा मेन टॉपिक क्या बोलता है, पावर सीरीज मेथड, पावर सीरीज मेथड ऑफ एनालिटिक कंटिन्यूएशन। अब तक हम लोग एनालिटिक कंटिन्यूएशन के बारे में समझ गए और पावर सीरीज के बारे में समझ गए। अब इन दोनों को एक साथ मर्ज करना है, पावर सीरीज मेथड ऑफ एनालिटिक कंटिन्यूएशन। तो कोई भी मेथड को जब पढ़े तो हमको पीछे साइड से जाना ज्यादा अच्छा रहता है। एक है हम लोग का पीछे साइड एनालिटिक कंटिन्यूएशन, फिर है मेथड, फिर पावर सीरीज। तो हम करते क्या है, हमको एक ऐसा पावर सीरीज लेना पड़ेगा जो एनालिटिक कंटिन्यूएशन वाले कंडीशन सेटिस्फाई करे, यानी स्टार्ट हम कर लेते हैं पावर सीरीज से। चलिए सबसे पहले एक पावर सीरीज लेट कर लेते हैं, लेट एफ जेड बी अ पावर सीरीज, लेट एफ जेड बी अ पावर सीरीज अबाउट द सेंटर, अबाउट द सेंटर Z1। मान लेते हैं कि जो FZ है वो एक पावर सीरीज है सेंटर Z1 के साथ। अब हम लोग अपने नेक्स्ट स्टेप में पावर सीरीज का डेफिनेशन से उसका एक्सपांशन लिख देंगे। अगर वो Z1 पे पावर सीरीज है तो उसको हम लिख सकते हैं n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिट, और यहाँ पे ए एन के टर्म में ले रहे हैं जेड माइनस जेड वन, सेंटर यहाँ पे Z1 है तो ये आ गया Z1 टू द पावर n। हम लिख पाएंगे सबसे पहले स्टेप में पावर सीरीज लेट किए, पावर सीरीज लेट करने के बाद जिस सेंटर के साथ पावर सीरीज हम लेट किए तो पावर सीरीज का एक्सपांशन लिख लिए। एक्सपांशन लिखने के बाद अब हमको इसमें लगाना है टेलर्स थ्योरम, क्योंकि सबसे पहले एनालिटिक कंटिन्यूएशन में जाने के लिए हमको एक डोमेन चाहिए, डोमेन बनाने के लिए हमको
टेलर्स थ्योरम लगाना पड़ेगा। और टेलर्स थ्योरम हम कब लगा पाएंगे, जब गिवन फंक्शन एनालिटिक हो, जो भी हम रेडियस का एक डोमेन डिसाइड करें। तो सबसे पहले टेलर्स थ्योरम में जाना पड़ेगा, और टेलर्स में जाने के लिए हमको कुछ सपोज करना पड़ेगा। तो सपोज कर लेते हैं, सपोज दैट fz, suppose that power series represents, suppose that power series represents an analytic फंक्शन। मान लेते हैं कि जो हम लोग को गिवन पावर सीरीज लेके चल रहे हैं वो एक एनालिटिक फंक्शन को डिनोट करता है। रिप्रेजेंट्स एन एनालिटिक फंक्शन इनसाइड द सर्कल C1। ये हम लोग डिसाइड कर रहे हैं डोमेन बनाने के लिए, क्योंकि डोमेन हमको बनाना है, और कैसा डोमेन बनाना है, एनालिटिक वाला बनाना है। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले एक सर्कल ले रहे हैं, इनसाइड द सर्कल C1, देन बाई टेलर्स थ्योरम। अब हम टेलर्स थ्योरम लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं? हमारे पास एक पावर सीरीज है, हमारे पास सेंटर है, Z1 सेंटर है, दो काम हो गया। तीसरा, इस सेंटर का जो भी रेडियस हम लेके चलेंगे उस पे फंक्शन एनालिटिक है, जो कि हम अभी सपोज किए हैं। तीनों कंडीशन है, हम टेलर्स थ्योरम लगा सकते हैं। देन बाई टेलर्स थ्योरम, अगर ये सब नहीं रहता तो हम डायरेक्ट नहीं लगा सकते। देन बाई टेलर्स थ्योरम, देयर एग्जिस्ट R1 ग्रेटर देन 0, R1 रेडियस का हमने एक रेडियस लिया, देयर एग्जिस्ट R1 ग्रेटर देन 0 सच दैट, अब डेफिनेशन लगाएंगे टेलर सीरीज का। क्या जाएगा? एफ ऑफ जेड, दिस इज इक्वल टू जो सीरीज अब तक लेके चल रहे थे, n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिट n z माइनस Z1 टू द पावर n। अब देखिए यहाँ से n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिट, अब यहाँ पे फार्मूला लगा है fn, सेंटर है Z1 अपॉन n फैक्टोरियल, ओनली डेफिनेशन z माइनस Z1 टू द पावर n। और इसके अलावा हम लोग क्या बोल रहे हैं? हम लोग बोल रहे हैं विच इज कन्वर्जेंट which is convergent inside z minus Z1 लेस देन R1। अब इसको इमेज से अच्छे से अब हम लोग समझते हैं, इससे आप लोग को क्लियर हो जाएगा। थोड़ा बगल में लेके रखते हैं। हम लोग अभी क्या क्या काम किए? सबसे पहले एक Z1 सेंटर डिसाइड किए, उसके बाद जैसे ही सेंटर डिसाइड किए हम लोग यहाँ पे R1 रेडियस का एक सर्कल लिए, और इससे जो हम लोग को सर्कल मिला, ये सर्कल को हमने नेम दे दिया C1। और ये क्या बोल रहा है? हम लोग जानते हैं कि z माइनस Z0 लेस देन R के लिए कोई भी सीरीज कन्वर्जेंट होता है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस से। तो यहाँ पे Z0 के जगह में Z1 है, तो z माइनस Z1 लेस देन R1, R के जगह पे R1 है, तो इसके लिए सीरीज कन्वर्जेंट होगा। इसलिए हमने लिखा है यहाँ पे विच इज कन्वर्जेंट इनसाइड दिस रेडियस, यानी कि इसके अंदर के हर एक पॉइंट पे ये कन्वर्जेंट होगा और एनालिटिक भी होगा। क्यों एनालिटिक होगा? अभी हमने टेलर्स थ्योरम लगा के रखा है। तो ये हम लोग का अभी एक डोमेन बन गया। पहला डोमेन क्या है? C1। अब एनालिटिक कंटिन्यूएशन लगाने के लिए हमको दो डोमेन चाहिए, मिनिमम दो डोमेन होगा तब जाके हम एनालिटिक कंटिन्यूएशन पता कर पाएंगे। इसीलिए हमको अब सेकंड डोमेन चाहिए। सेकंड डोमेन चाहिए तो फिर से कुछ वैल्यू लेट करना पड़ेगा। क्या वैल्यू लेट करेंगे? हम लोग लेट करेंगे, लेट Z2 बी एनी पॉइंट, लेट Z2 बी एनी पॉइंट other than Z1 inside C1। अभी जो सर्कल हम लोग का चल रहा है उसी सर्कल में ले रहे हैं। यहाँ पे जो हम लोग को अभी सर्कल बना के रखे हैं C1 सर्कल, Z1 सेंटर और R1 रेडियस का जो C1 सर्कल बना के रखे हैं, यही बीच में कहीं पे हमने Z2 ले लिया। अब चूंकि C1 सर्कल के अंदर पर हर एक पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक है, जो कि हमने शुरुआत में सपोज किया था, हर एक पॉइंट पे अगर एनालिटिक है तो वो Z2 पे भी एनालिटिक होगा। अगर Z2 पे भी वो एनालिटिक है तो हमको फिर से कंडीशन मिल गया कि अगर फंक्शन Z2 पे एनालिटिक है और उसका हमारे पास एक्सपांशन है तो हमको एक और रेडियस मिलेगा, जिसके लिए टेलर्स थ्योरम हम लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग? एंड
inside the circle C1 and fz is analytic fz is analytic at z2, then by Taylor's theorem then by Taylor's theorem हम लोग को क्या मिल जाएगा, there exist R2 greater than 0 such that, हमको R2 मिलेगा, हमको किस टाइप से R2 मिलेगा, such that, अब जो सेम कंडीशन लिखे f ऑफ z दिस इज इक्वल टू, अभी हम लोग का समेशन अलग हो गया, n इक्वल टू 1 to infinity, यहाँ bn होगा, वहाँ an था, z माइनस z2 सेंटर होगा, और इसका टेलर्स थ्योरम से वैल्यू क्या आ जाएगा, n इक्वल टू 1 to infinite, और fn ऑफ सेंटर क्या है, z2 अपॉन n फैक्टोरियल z माइनस z2 टू द पावर n, और ये भी कन्वर्जेंट होगा जो कंडीशन लिख रहे थे, विच इज कन्वर्जेंस फॉर, अभी किसके लिए कन्वर्जेंस होगा, z माइनस z2 लेस देन r2 के लिए, यानी कि अभी तक हमने क्या काम किया, दो काम किया। सबसे पहले हम लोग के पास पहला सर्कल था जिसमें हमने z1 सेंटर लिया और r1 रेडियस लेके c1 सर्कल बनाया। अब यहाँ पे कहीं पे z2 सेंटर लिया और इसी z2 सेंटर के साथ एक और सर्कल बनाया और इसके साथ इसका रेडियस जो था वो r2 था, इसको हमने नाम दे दिया c2 सर्कल। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो सर्कल C2 है वो इक्विवेलेंट है z माइनस z2 रेडियस R2। तो ये हम लोग का दूसरा सर्कल हो गया। अब देखिए हमारे पास अब दो डोमेन मिल गया, एक C1 डोमेन, एक C2 डोमेन, जो कि एनालिटिक कंटिन्यूएशन के लिए रिक्वायर्ड होता है, और यहाँ पे हमको कुछ कॉमन पॉइंट्स भी मिले। इस कॉमन पॉइंट्स पे हम देख पा रहे हैं कि Z1 और Z2 दोनों सेम बिहेवियर दे रहे हैं, दोनों के दोनों एनालिटिक हैं। तो इससे हमको क्या पता चला, हम लोग का जो फंक्शन Z1 था वो C1 पे ही अपना बिहेवियर एनालिटिसिटी दिखा रहा था, जो कि एक्सटेंड होके C2 तक पहुंच गया। हेयर वी एक्सटेंडेड here we extended, हमारा जो fz था, सॉरी z1 तो सेंटर है, हमारा जो fz था वो c1 पे एनालिटिसिटी दिखा रहा था, जिसको हम एक्सटेंड किए c2 तक। here we extended domain of definition here we extended domain of definition of fz from interior of c1 to the union of interior of C1 and C2। ये क्या बोल रहा है, ये पर्टिकुलर टर्म को अगर आप लोग समझोगे तो वो क्या बोल रहा है, पहले ओनली Z1 पे उसका बिहेवियर देख रहे थे, यानी C1 के अंदर, इंटीरियर ऑफ C1 के अंदर fz एनालिटिक था, जिसको हमने कहाँ तक एक्सटेंड किया, C1 के इंटीरियर यूनियन C2 का मतलब C2 को भी हमने कलेक्ट कर लिया, C2 और C1 के इंटीरियर भाग, यानी दोनों को हमने कलेक्ट किया। अब हम बोल सकते हैं कि जो fz है वो C1 डोमेन C2 डोमेन है। fz जो है एनालिटिक कंटिन्यूएशन है फ्रॉम C1 टू C2 वाया, यहाँ पे C1 इंटरसेक्शन C2 आ जाएगा। तो ये हम लोग का था दो सीरीज के दो टर्म के लिए। अब अगर इसको हम आगे बढ़े तो आगे हम अब फिर से लेट करते हैं, लेट fz let z3 be any point, let z3 be any point other than z1 and z2 inside। अभी हम लोग किसके इनसाइड ले रहे हैं, C2, पिछले बार C1 में लिए थे। अब Z3 फिर से C2 में ले लिए, जैसे ही C2 में लिए, C2 का हर एक पॉइंट पे fz एनालिटिक था। अगर हर एक पॉइंट पे fz एनालिटिक था और Z3 कोई पॉइंट है तो Z3 पे भी fz एनालिटिक होगा। अगर Z3 पे एनालिटिक होगा तो फिर टेलर्स थ्योरम लगा सकते हैं इनसाइड C2, देन fz
is analytic at Z3 then by टेलर्स थ्योरम, फिर से टेलर्स थ्योरम लगा सकते हैं, then by टेलर्स थ्योरम then by टेलर्स थ्योरम, अब फिर से हमको एक रेडियस R3 मिलेगा, R3 greater than 0 such that क्या होगा, वही प्रोसेस है, f of z this is equal to cn ले लेंगे, n equal to 1 to infinite cn z minus z naught to the power n, और अगले स्टेप में n equal to 1 to infinite और fn सेंटर आ गया z3 अपॉन n फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या आ गया z minus z3 to the power n, which converges for यह z माइनस z3 लेस देन R3 वाले रेडियस के लिए कन्वर्ज करेगा। अब इसका इमेज थोड़ा सा आप देख पाएंगे तो ये हो क्या रहा है, एक ये बना, इसके ऊपर एक और बना, और यहाँ पे एक और बन चुका है। यहाँ पे हमने देखा कि इनके बीच में कुछ कॉमन पार्ट था, यहाँ पे इनके बीच कॉमन पार्ट था, ये है C1 इंटरसेक्शन C2, ये है C2 इंटरसेक्शन C3, और यहाँ पे हमारा जो फंक्शन सेंटर था Z1, यहाँ पे सेंटर है Z2 और यहाँ पे सेंटर है Z3। तो यहाँ पे हम देख पाएंगे कि जो फंक्शन है वो C2 में जो बिहेवियर है वो उसका बिहेवियर C3 में भी यानी सेम चीज है, यानी C2 से उसका बिहेवियर अब C3 में एक्सटेंड कर गया। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिख सकते हैं, here we extend extended the domain of definition of function from C2 from interior of C2 to the union of interior of C2 and C3। अभी हमने क्या किया है, यहाँ पे इमेज है, ये इमेज है, ये इमेज है, इंटीरियर ऑफ C2 के भीतर वाले भाग में जो वैल्यू है वो उसको हमने एक्सटेंड कर दिया है इंटीरियर ऑफ C2 साथ ही साथ C3 में, ये इंटीरियर ऑफ C2 है, ये पूरा का पूरा C3 है, तो हमने एक्सटेंड कर दिया, ये भी एनालिटिक कंटिन्यूएशन है, फंक्शन का बिहेवियर C2 में जो था तो वो C3 में भी सेम अगर एक्सटेंड हुआ है, यानी वो एनालिटिक कंटिन्यूएशन का डेफिनेशन है। तो इस टाइप से हम सिमिलर प्रोसेस और भी कर सकते हैं nth टर्म तक, और कब तक करेंगे, जब तक कि सिंगुलरिटी ना मिले। क्या लिखेंगे, सिमिलरली दिस प्रोसेस कैन बी कंटिन्यूड, सिमिलरली दिस प्रोसेस कैन बी continued from one origin to other, this process come with end if path of analytic continuation if path of analytic continuation passes through सिंगुलैरिटी में हम लोग जानते हैं कि फंक्शन एनालिटिक नहीं होता है, यानी अगर हमको बीच में कहीं पे भी सिंगुलैरिटी मिल रहा है तो उस कंडीशन पर ही ये जो एक डोमेन से दूसरे डोमेन में उसका एक्सटेंशन हो रहा है वो रुक जाएगा। अदरवाइज सारे केसेस, बचे हुए केसेस में हमको एक डोमेन से दूसरे डोमेन में उसका एक्सटेंशन होता रहेगा fz का। शुरुआत में हम लोग लेके चले थे z1 और रेडियस लिए थे r1, उसके बाद यहाँ पे z2 लिए और इसको एक्सटेंड कर दिए, इसको हमने कहा C1, इसको हम कहेंगे C2, और यहाँ पे फिर एक हमने पॉइंट लिया और इसको एक्सटेंड कर दिए।
इसको हमने पॉइंट बोला C3, इसको हमने Z2, इसको Z3, इसी टाइप से रेडियस भी आता जाएगा। अब इसको हम लोग nth पॉइंट तक लेके चलेंगे, और कब तक लेते चलेंगे, इसको मैंने बोल दिया Cn। कब तक लेते चलेंगे, जब तक कि हमको जो पाथ है, जो इसका पाथ बन रहा है, उस पाथ में सिंगुलरिटी ना मिल जाए। इसको हम लोग बोल सकते हैं पाथ ऑफ एनालिटिक कॉन्टिन्यूएशन। तो ये था हम लोग का पावर सीरीज मेथड ऑफ एनालिटिक कॉन्टिन्यूएशन। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल भी रहा होगा। और आपका दिन शुभ हो। मिलते रहेंगे इस टाइप के वीडियो के साथ। जय हिंद।